अच्छा खेलते हैं। मुंबई की विकेट और आउटफील्ड एक्सीलेंट है। मेरा ख्याल है इंडिया की सारी आउटफील्ड में से सबसे आउटस्टैंडिंग आउटफील्ड जो है ना वो वानखेड़े की है कि मस्त जस्ट आपने मेरिट पे खेलना है तो गेंद बाउंड्री है। तो इतनी तेज आउटफील्ड में ज़ाहिर है रन्स खुद ब खुद आएगा, सिर्फ आपने विकेट पे स्टे करना है। अगर आप स्टे कर गए और 90 ओवर्स खेल गए, देखिए जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है इंडिया को, पिछली 4 इनिंग्स में इंडिया सिर्फ एक इनिंग्स में 90 ओवर खेला है। इंडिया 90 ओवर ही नहीं खेल रहा। 90 ओवर अगर वो खेलेंगे तो 350, 370, 80 रन करना कोई मसला नहीं है इंडिया के लिए। तो इंडिया इजीली जो है ना मैच बना भी लेगा, और अगर इंडिया टॉस जीत जाता है तो फिर तो चांस बढ़ जाएंगे इंडिया के मैच जीतने के। और सबसे बड़ा इंडिया के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है उसके स्पिनर्स का क्लिक करना। हाँ जी, क्योंकि पिछले टेस्ट में देखे वाशिंगटन सुंदरन ने अपनी तरफ से बहुत ज़बरदस्त गेंद की, लेकिन जडेजा और अश्विन बिल्कुल बॉल नहीं कर सके। अश्विन उस विकेट पे बॉल करना चाहिए था, क्योंकि उस विकेट पे बाउंस था। अश्विन का रिकॉर्ड है कि जिस विकेट पे बाउंस हो तो अश्विन तंग करते हैं, पर अश्विन से कोई खातिर ख्वाह बॉल नहीं। 3 विकेटें तो उन्होंने ली पहली इनिंग में। कॉनवे को आउट किया, रविंद्रा को आउट किया और उसको टॉम लैथम को। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ चल रही है, उसका आखिरी टेस्ट मैच मुंबई में फ्राइडे से शुरू हो रहा है। तो जिस तरह के न्यूज़ आ रही है कि पिच से रिलेटेड कि इंडिया ने बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया है पिच से रिलेटेड, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से पिच प्रिपेयर की जा रही है और ये स्पिनर फ्रेंडली होगी या फास्ट को मदद देगी। और साथ ही साथ हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि क्या इंडिया कमबैक कर पाएगा और 2-1 कर देगा, या न्यूजीलैंड एक दफ़ा फिर डिफीट देके 3-0 कर देगा। एक दफ़ा फिर इंडिया ने अपने स्क्वाड में तब्दीली की है और एक प्लेयर जिसको एंटर किया गया है वो भी बताएंगे कि कौन है, और ये भी बताएंगे कि क्या वो प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं कि नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम जब सेकंड टेस्ट मैच था उससे पहले स्क्वाड में वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया था। अब किस प्लेयर को शामिल किया गया ये भी आपके सामने रखेंगे। तो मेरे साथ है हमजा। सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि पिच से रिलेटेड कि भाई मुंबई की जो पिच आज तक होती आई है वो तो यही है कि ज़्यादातर स्पिनर फ्रेंडली होती है, वहाँ पर स्पिनर को जो है मदद मिलती है। अब जो पिच के बारे में सुनने में आ रहा है वो ये है कि जो पिच होगी वो यानी कि डिसेंट विकेट होगी, एक फेयर विकेट जो है जिसके बारे में सुनने में आ रहा है कि पहले मैच में इंडिया ने जो विकेट दी उसकी अर्ली ऑन जो है ना सीमिंग विकेट थी, स्विमिंग विकेट, और जिसका जो है भरपूर फ़ायदा उठाया न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने और इंडिया को 46 पर ऑल आउट किया और मैच जीत लिया। दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया ने अपनी तरफ से फुल जो है स्पिन ट्रैक बनाया और एक दफ़ा फिर फंस गया और सैंथनर ने जो है इंडियन बैटिंग लाइन को दोनों दफ़ा जो है ना उड़ा के रख दिया। तो अब इंडिया तीसरी दफ़ा जब मुंबई में जा रहा है, जो जैसे कि हमने डिस्कशन में लास्ट नाइट भी के बाद कहा था कि इंडिया को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक प्रॉपर नॉर्मल स्टाइल की जैसे इंडियन विकेट होती है वो दे, और जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ स्पिनर के लिए मदद आती चली जाए। तो ऐसी विकेट इंडिया को बेहतरीन है, इंडिया के लिए बेहतरीन सूट करती है उसको, क्योंकि इंडियन बैटर ऐसे सॉयल विकेट पर रन्स बना लेंगे और न्यूजीलैंडर्स को वो रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। हाँ जी। तो इस लिहाज से जो पिच के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो पिच जो है बहुत ज़्यादा ना तो कोई स्पिनर के लिए होगी और ना ही जो है फास्ट के लिए होगी, एक डिसेंट विकेट होगी। आप इसके बारे में कैसे क्या देखते हैं कि मतलब जिस तरह की ये न्यूज़ है? सही है न्यूज़। जैसा कि हम बात करें प्रीवियस जो मुंबई की पिचेस थी उसमें यह है कि अर्ली ऑन पेसर को मदद मिलती है कि जैसे देखें ना आपके सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू होगा मैच, कि जो भी टीम के टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, पर यह है कि जो बॉलिंग करेगा उसके बाद भी 10 to 15 आवर चांस होगा कि वो विकेट ले सकते हैं, क्योंकि मुंबई में एक तो साथ ही समुंदर है तो हवा चलती रहती है, तो बॉल जो है पेसर की भी मूव करेगी। तो जैसा कि आपने बताया कि जी पिच उन्होंने कहा फेयर पिच का तो मतलब यही है कि वो ठीक है, दोनों टीमें जो बेहतर खेलेगा वो जीत जाएगा। हाँ, ज़्यादातर वो यानी कि उसके लिए ये कहा जा रहा है कि बैटर्स को वो ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। देखिए पहले मैच में जो है वो फास्ट बॉलर को हेल्प आउट किया, दूसरे में स्पिनर्स को किया, तीसरे में उन्होंने ये सोचा कि यार ऐसी पिच हो जिसमें बैटर्स के लिए ज़्यादा हेल्प हो, क्योंकि इंडिया देखा जाए तो बैटिंग उसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो रन्स लगा देगा बोर्ड पर तो उसकी बॉलिंग विकेट निकाल लेते हैं। तो अब लेकिन देखिए इसके लिए फिर वही बात है कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, कि ये तो आप नहीं ना प्रेडिक्ट कर सकते कि भाई 100% इंडिया टॉस जीतेगा, जैसे मैंने पिछले टेस्ट मैच में भी कहा था। तो अभी भी यही है कि अगर तो इंडिया टॉस जीतेगा तो इसमें कोई शक नहीं, वो उसका एडवांटेज लेगा, वो इतना रन खड़ा कर देगा जो कि मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत गया तो एक दफ़ा फिर इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पिच के बारे में जो रिपोर्ट है वो यही है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें स्पिनर के लिए हेल्प आती आएगी। तो ये है कि 4th इनिंग्स खेलना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ जी, फिर इंडिया को स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है तो उनको 300 के नीचे जो है अंडर उसको कंसीड करना पड़ेगा, आउट करना पड़ेगा, और फिर आगे उनके बराबर रन करना पड़ेगा।
अगर बराबर रन कर देते हैं तो फिर तो ये है दूसरी इनिंग में ये भी न्यूजीलैंड को आउट कर सकते हैं। अगर वो पहली इनिंग में 350 रन कर गए तो इंडिया भी अगर लीड दे गया तो फिर इंडिया मुश्किल में। और इंडिया ने एक दफ़ा फिर जो है ना स्क्वाड में चेंज किया है, जिस तरीके से वाशिंगटन सुंदर को उन्होंने ऐड किया था पिछली टेस्ट मैच में, इसमें उन्होंने हर्षित राणा को ऐड किया है। तो आप क्या समझते हैं कि हर्षित राणा टीम का हिस्सा होंगे? ज़्यादा चांस जो मेरी नज़र में है कि 70% चांस है बुमराह को रेस्ट देंगे, क्योंकि जैसा कि अब आपको पता है कि 15 डेज़ रह गए, 15 to 20 डेज़ के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट मैच खेला जाएगा पर्थ में, और 5 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं। 2-3 हो तो फिर भी बंदा कहता है कि यार चलो वर्कलोड मैनेज हो जाएगा। 5 टेस्ट मैचेस की गेम है और एक टेस्ट मैच जो होता है 5 दिन का होता है, और आपने 20-20 25-25 आवर करने हैं। तो ज़्यादा चांस मेरा है कि 70% चांस बुमराह को रेस्ट देंगे, सिराज वापस आएंगे और हर्षित राणा खेलेंगे। क्योंकि देखिए अगर हर्षित राणा को जैसे आपने बीजीटी के लिए अनाउंस किया है तो उनका डेब्यू करना यहाँ पर बनता है, ताकि पता चले कि वो किस तरह की बॉल करते हैं। और ये उनके बारे में आ रहा है कि वो ऑलराउंडर है, मतलब यानी कि बैटिंग भी कर लेते हैं, तो इनका भी अब खेलना बनता है। और नीतीश रेड्डी का भी खेलना बनता था, वैसे तो उनको भी एक मौका मिलना चाहिए था बीजीटी से पहले, लेकिन ये है कि चले वो वहाँ पर स्काउट के लिए अनाउंस है, वो जब वहाँ जाएंगे अगर मौका मिला तो उनको खिला लेंगे। हाँ जी, साइड मैच है जैसा कि वो खेल लेंगे। लेकिन एक तीसरे बॉलर के तौर पर तो जैसे भी देखा जाए तो आकाशदीप है या हर्षित राणा है, इनको खिलाया जाएगा। तो आकाशदीप खेले हैं, चलें हर्षित राणा को खेलना चाहिए, सिराज वापस आएंगे। क्योंकि अगर वो खेलते हैं तो ज़ाहिर है उनको एक अंदाज़ा हो जाएगा उनके बारे में कि यार वो किस तरीके से गेंद करते हैं। ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल तो होगी नए जाने वालों के लिए। हमने जैसे भी पहले भी मेंशन किया कि इंडिया की जो वीक लिंक है ना वो एक उसकी बॉलिंग है, और दूसरी इसकी प्रॉब्लम ये है कि उसके बैटर जो है इस टाइम इन फॉर्म नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म है। ये दोनों चीज़ें इंडिया के लिए जो बड़ी ना कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए। क्योंकि अगर इंडिया ने WTC के लिए क्वालिफाई करना है तो इन दोनों चीज़ों को क्लिक करना होगा। एक तो ये है कि यंगस्टर्स रिस्पॉन्ड करके दें कि ये जो नए लड़के खिला रहे हैं बॉलर, और दूसरा ये है कि जो बैटर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रन्स बना के दें, फिर तो इंडिया जाएगा। क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं कि बुमराह को रेस्ट दिया जाएगा, तो अब इससे ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि ऐसा ना हो कि इंडिया जो है यहीं पर फंस जाए तीसरे टेस्ट मैच में भी। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहा है और न्यूजीलैंड के प्लेयर जैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और वो टॉस जीत के एक दो बड़ा रन लगा देते हैं बोर्ड पे, तो पता चले तीसरे टेस्ट मैच में इंडिया फिर फंस गया। और अगर तीसरा टेस्ट मैच इंडिया लूज़ कर जाता है अपने मुल्क, तो वो तो मोराल ही इतना गिर जाएगा कि फिर तो नामुमकिन हो जाएगा इंडिया का वापस आना। फिर तो वो 4 टेस्ट मैचेस जीतेंगे तो फिर ही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, 2 भी जीत लिए फिर तो वो अगर मगर पे कि जी वो श्रीलंका हार जाए तो ऑस्ट्रेलिया हार जाए तो फिर हो जाएगा, अगर मगर पे चली जाएगी कहानी। और देखें अभी जो साउथ अफ्रीका है वो बड़ा शानदार खेल रहा है बांग्लादेश में, जिस तरीके से उसने रन्स बनाया 500 और जिस तरीके से वो जोरजाई ने 177 किया, ट्रिस्टन स्टब ने 105 किया, और नीचे से जो वैन मॉल्डर है वो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। आप देख लेना कि बांग्लादेश को अपने मुल्क में हराना आसान नहीं होता, और ख़ासतौर पे अफ्रीका के लिए कि जो स्पिनर को इतना लूज़ खेलते हैं। आप देखेंगे उन्होंने 570 रन कर दिया उन्होंने, और पूरी टीम ऑल आउट नहीं हुई, और अब भाई उनके 38 for 4 कर दिए आगे। तो इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश जो है ना एक दफ़ा फिर डिफीट के दहाने पे खड़ा है और साउथ अफ्रीका जीत लेगा। बांग्लादेश को तो जैसा कि हमने कह दिया कि जो इंडिया ने उनको चोट लगाई है, अब उनका कमबैक करना पता चल रहा है कि वो जो है ना उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, फील्डिंग सब कुछ जो है ना कोलैप्स कर गया हुआ भाई। इसीलिए तो फिर दूसरी टीम्स के लिए भी प्रॉब्लम है ना, इंडिया के लिए भी खतरा यही है कि देखें साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा कंटेंडर बन गया है इस टेस्ट मैच में, जिस तरह की वो पोजीशन में है कि देखिए 2-0 डाउन करने के बाद एशिया की कोई टीम वहाँ पर अफ्रीका को हराने की मुझे नहीं लगता किसी में इतनी सकत है। और श्रीलंका ने हराया हुआ है एक दफ़ा, ठीक है, लेकिन वो भी बड़ी टफ सिचुएशन से उन्होंने हरा दिया था। तो जिस तरीके की वो विकेट्स बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अफ्रीका वहाँ पर हारेगा। 4 में से कोई एक भी टेस्ट हारने की पोजीशन में होगा। वो ज़्यादा चाहते हैं 2 हमें भी मारेगा पाकिस्तान को और 2 उसको श्रीलंका को 70% ज़्यादा वो मार सकता है। और वो चारों टेस्ट अगर उसने मार दिए तो फिर समझो कि साउथ अफ्रीका जो है ना वो फाइनल खेलने जा रहा है इंग्लैंड में। क्योंकि इस टाइम जो सिनेरियो बन रहा है उसमें भाई साउथ अफ्रीका के चांस वाजे नजर आ रहे हैं। अब तो बन गया, क्योंकि मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बांग्लादेश में उतना अच्छा खेलेंगे बस। तो इसलिए जो इंडिया है ना, इंडिया के लिए जो प्रॉब्लम है ना वो यही है कि एक तो पहले यहाँ पर टेस्ट जीते और फिर उधर जाकर कम से कम 3 टेस्ट मैच तो हराए ऑस्ट्रेलिया को, फिर जिया कि इंडिया का चांस है कि इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा। और उधर से अगर साउथ अफ्रीका श्रीलंका को हराता है और पाकिस्तान को, तो साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगा और ऑस्ट्रेलिया जो है नीचे चला जाएगा, फिर वरना नहीं, अदरवाइज तो बड़ा प्रॉब्लम रहेगी। और देखें जिस तरीके की प्लेइंग 11 इंडिया की खेली लास्ट मैच में, आपको लगता है कि सेम प्लेइंग 11 से इंडिया जाएगा, यानी कि 3 स्पिनर और 2 फास्ट से, या 3 फास्ट और 2 स्पिनर करेगा? 3 फास्ट तो मुश्किल है, क्योंकि आप देखेंगे हर्षित राणा जाएंगे, ज़्यादा चांस है, और सिराज होंगे,
अब ये विकेट पे डिपेंड करता है, जैसा कि आपने कहा जी फेयर पिच है, जैसा कि मैंने भी कहा कि अर्ली ऑन जो है फास्ट बॉलर को मदद मिलेगी इधर, और मैंने सुना भी एक दो जगह उन्होंने कहा मिलेगी मदद, ऐसी मदद नहीं होगी जैसा कि बेंगलोर में थी, पर यह है कि बॉल बेहतर पड़ेगा क्योंकि समुंदर है आसपास, हवा चलती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग होगी, हाँ इवनिंग में और मॉर्निंग में हेल्प आउट होगा। तो ये है कि जैसा कि सुंदर को बाहर नहीं कर सकते क्योंकि सुंदर ने जैसा कि बैटिंग से भी थोड़ा बहुत रन किया कि बेहतर खेले। सुंदर तो देखे मेन विकेट टेकर बॉलर ही सुंदर था पिछले टेस्ट का, उसने तो नहीं बाहर होना, और जडेजा को भी बाहर नहीं करेंगे क्योंकि जडेजा ने भी पिछली इनिंग्स में दोनों इनिंग्सों में वही कुछ बेहतर खेले आगे। अश्विन वो भी नहीं, मेरा यही है कि 2 पेसर और 3 स्पिनर से जाएंगे। और पेसर में आपका ये एक सिराज और एक हर्षित राणा या फिर आकाशदीप जो बुमराह है उनको जो है रेस्ट दिया जाएगा। तो फिर अब लेकिन और न्यूजीलैंड के लिए ये है कि एक दफ़ा फिर जो है ये न्यूज़ आई है कि जो विलियमसन है तीसरे टेस्ट में आउट हो गया। मुझे नहीं समझ लगती कि न्यूजीलैंड वाले क्या करते हैं कि मतलब यानी कि एक प्लेयर जो अनफिट है उसको साथ वैसे ही लेके ट्रैवल करते रहते हैं। नहीं साथ तो नहीं है, मतलब यानी कि देखो ना स्क्वाड में वो अनाउंस हुए थे, ठीक है, अब वो जब स्क्वाड में अनाउंस थे तो भाई यानी कि आप देखे ना एक प्लेयर है जब वो पूरा फिट हो जाए तो आप उसे कहें कि जी ये स्क्वाड का हिस्सा है, जब फिट ही नहीं हो रहा तो मेरा ख्याल है उसको अनाउंसमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी। मसला ये हुआ ना कि वो फिट से पहले उनको स्क्वाड में शामिल कर ले, और स्क्वाड तो आप देखें ना अब इंडिया ने महीना पहले अनाउंस कर दिया स्क्वाड, अब मिसाल के तौर पर अब शुभमान गिल अनफिट हो जाते हैं, नहीं तो वो रिप्लेसमेंट हो जाएगी ना। अब देखे ना उन्होंने तो इसलिए अब इन्होंने भी रिप्लेसमेंट कर ली ना, विल यंग को ले आए। नहीं वो विल यंग तो वैसे ही टीम का हिस्सा थे, यानी कि वो स्क्वाड में शामिल थे, बस ये कि उनकी जगह वो खेल लिए। अब वो तो वैसे रिप्लेसमेंट की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो जिस टीम से कॉम्बिनेशन से खेल रहे थे उसी से खेलते रहे। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड 3 पेसर से जाएगा। काउंटर हुआ इंडिया का और न्यूजीलैंड का मुंबई में, उसमें इंडिया ने 300+ रन से डिफीट दिया न्यूजीलैंड को, और उस मैच में एजाज पटेल ने न्यूजीलैंड की तरफ से 10 विकेट्स लिए थे। ये और बात है कि 8 विकेट्स जो है दोनों इनिंग्सों में मिलाकर उसने अश्विन ने लिए थे, और न्यूजीलैंड की टीम जो है कोई खातिर खा रन नहीं कर सकी थी, जिसकी वजह से इजी डिफीट हुई थी। इंडिया ने पहले बैटिंग की थी, लेकिन ज़रा इस फैक्टर को देखा जा सकता है कि एजाज पटेल ने 10 विकेट लिए थे तो फिर वो एजाज पटेल के साथ ही जाए। एजाज पटेल खेलेंगे दोनों ही मेरे ख्याल से, क्योंकि 3 पेसर भी मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत लेता है और स्पिनर को मदद मिलेगी, विकेट जज कर लेंगे, अगर तो फास्ट के लिए मदद होगी तो फिर मैट हेनरी को खिलाएंगे, उनके सेंथनर को बाहर नहीं कर सकते। नहीं सेंथनर को कौन कह रहा है बाहर करने को, वो तो सेंथनर तो नामुमकिन वाली बात है, वो तो अनफिट ही होंगे तो बाहर होंगे, क्योंकि देखें उसने 13 विकेट लिए हैं, मैच ही उन्होंने जितवाया, ठीक बात है। और वो इंडिया उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। हाँ जी, एजाज पटेल ही एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं कि यानी कि एजाज पटेल की जगह या तो मैट हेनरी खेल लें या ब्रेसवेल खेल लें। एजाज पटेल के अलावा और कोई प्लेयर मुझे नहीं लगता चेंज होने वाला है, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स ने भी अब बॉलिंग से भी बेहतर किया, रन्स भी किया दूसरी इनिंग्स में, तो इसलिए सारे लड़के अपनी जगह इंटैक्ट रहेंगे। मिचल जो है वो क्या कहते हैं, वो डैरल मिचल वो रन्स नहीं कर रहे, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट में कोई खास प्लेयर भी नहीं पड़ा, विलियमसन भी अनफिट है, तो लिहाजा टीम वही खेलेगी। उनकी सिर्फ एक चीज़ का है कि मैट हेनरी खेलेंगे या एजाज पटेल खेलेंगे, या वो दूसरा जो ऑफ स्पिनर लेके जाते हैं वो ब्रेसवेल उसको खिलाते हैं, ये एक देखना होगा। आपको क्या लगता है कि यानी कि इंडिया ज़ाहिर है 2-0 डाउन है इस वक्त, तो इंडिया कमबैक करेगा इस मैच के लिए? हाँ जी, ज़्यादा चांस है, क्योंकि अब तक जो जितनी भी सीरीज़ें हुई हैं ना, मिसाल के तौर पर टेस्ट सीरीज़ जो 3 मैचेस की हुई है, कभी इंडिया को वाइट वॉश नहीं हुआ। एक दफ़ा हुआ था साउथ अफ्रीका से, वो कह रहे हैं जी काफ़ी अर्सा पहले 2-0 हुए थे, वो भी 2 मैचेस की सीरीज़ थी। 3 मैचेस की जब तक टेस्ट सीरीज़ हुई है तो इंडिया को वाइट वॉश नहीं हुआ अभी तक। लेकिन अब देखें, अब जैसा कि इस बार अनोखा हो रहा है, तो भाई इस दफ़ा आप ये देखें ना कि हमने तो पहले ये सोचा ही नहीं था कि न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच जीतेगा, क्योंकि 1988 में जीता था, उसके बाद से अब तक न्यूजीलैंड टेस्ट ही नहीं जीता था, तो न्यूजीलैंड ने टेस्ट हरा दिया, बहुत बड़ा अचीवमेंट थी, रिकॉर्ड बना दिया। हाँ जी, 46 पर ऑल आउट करके इंडिया को। फिर दूसरी चीज़ ये हुई कि अगले ही टेस्ट मैच में इंडिया को मुझे कभी याद नहीं पड़ता इंडिया अपने मुल्क में 2-0 डाउन हो गया, नहीं हुआ, तो इंडिया जो है 2-0 डाउन हो गया। अब तीसरी जो चीज़ आ रही है कि भाई वो है मुंबई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने जो यानी कि गलत चीज़ की है ना, वो है उसने जो अपनी अप्रोच बदली है ना, कि मतलब बिल्कुल ही एग्रेसिव माइंडसेट से आते हैं, लूज शॉट्स खेलते हैं, लड़के खुद विकेट थ्रो करते हैं। देखिए अच्छी साइड के अगेंस्ट जो क्वालिटी साइड्स हैं जिनकी बॉलिंग अच्छी है, अगर आप उनको खुद मौका देंगे ना कि आप अपनी विकेट थ्रो करेंगे और उन्हें हावी होने देंगे, तो फिर आपके लिए जो है ना बचना बड़ा मुश्किल होता है। आप जैसे ही विकेट देंगे वो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। आप देखें दोनों टेस्ट मैच में ऐसे ही हुआ, इंडिया ने मोमेंटम लूज़ किया, उन्होंने मोमेंटम गेन कर लिया और उसके बाद इंडिया को वापस नहीं आने दिया मैच में। अब भी यही है कि मुंबई में आप मैच होगा, अगर सुबह पहले टाइम न्यूजीलैंड आज जीत जाता है और वो रन्स लगा देते हैं बोर्ड पे,
तो अगर बैट्समैनों को तरीके से खेल के रन्स बनाना होगा, इसमें कोई शक नहीं। रोहित शर्मा का एक्सीलेंट रिकॉर्ड है, वो मुंबई में ज़बरदस्त खेलते हैं, विराट कोहली अच्छा खेलते हैं। मुंबई की विकेट और आउटफील्ड एक्सीलेंट है। मेरा ख्याल है इंडिया की सारी आउटफील्ड में से सबसे आउटस्टैंडिंग आउटफील्ड जो है ना वो वानखेड़े की है, कि मस्त जस्ट आपने मेरिट पे खेलना है तो गेंद बाउंड्री है। तो इतनी तेज़ आउटफील्ड में ज़ाहिर है रन्स खुद ब खुद आएगा, सिर्फ आपने विकेट पे स्टे करना है। अगर आप स्टे करोगे और 90 ओवर्स खेल गए, देखिए जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है इंडिया को, पिछली 4 इनिंग्स में इंडिया सिर्फ एक इनिंग्स में 90 ओवर खेला है। इंडिया 90 ओवर ही नहीं खेल रहा। 90 ओवर अगर वो खेलेंगे तो 350, 370, 80 रन करना कोई मसला नहीं है इंडिया के लिए। तो इंडिया इजीली जो है ना मैच बना भी लेगा, और अगर इंडिया टॉस जीत जाता है तो फिर तो चांस बढ़ जाएंगे इंडिया के मैच जीतने के। और सबसे बड़ा इंडिया के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है उसके स्पिनर्स का क्लिक करना। क्योंकि पिछले टेस्ट में देखे वाशिंगटन सुंदरन ने अपनी तरफ से बहुत ज़बरदस्त गेंद की, लेकिन जडेजा और अश्विन बिल्कुल बॉल नहीं कर सके। अश्विन उस विकेट पे बॉल करना चाहिए था, क्योंकि उस विकेट पे बाउंस था। अश्विन का रिकॉर्ड है कि जिस विकेट पे बाउंस हो तो अश्विन तंग करते हैं, पर अश्विन से कोई खातिर ख्वाह बॉल नहीं। 3 विकेटें तो इन्होंने ली पहली इनिंग में, कॉनवे को आउट किया, रविंद्रा को आउट किया और उसको टॉम लैथम को। रन सब काफ़ी किया ना, मतलब देखे ना, एक होता है जैसे मिचेल सैंटनर ने आउट किए कि मतलब पूरी टीम जो है 100-125 पे ऑल आउट हो गई। अब ये नहीं है कि 3 विकेट गिरी हैं लेकिन 180 रन हो गया टीम का। अब वो तो इसका मतलब वो ऐसे ही है जैसे जहाज पटेल ने 10 विकेट ली थी मुंबई में, लेकिन इंडिया रन तो 400 कर गया। ऐसे ही है बस। तो ये चीज़ है कि बॉलर कितनी जल्दी विकेट्स ले रहा है। ये ऐसा तो नहीं कि हर 5-10 ओवर के बाद ले रहा है तो इतने में अगले 50-60 रन बोर्ड पे लगा देते हैं, तो फायदा नहीं है। तो वो दायरा 400 रन कर देंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या परसेंटेज आप प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या चांसेस रहेंगे इंडिया के जीतने के और क्या न्यूजीलैंड के? 70% चांस है इंडिया जीतेगा। अच्छा, मुझे जो है ना जो हालिया सिचुएशन है, जो प्रेजेंट मोमेंट में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि भाई 50-50 है। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। टॉस अगर न्यूजीलैंड ने जीत लिया तो न्यूजीलैंड बिल्कुल डिफीट दे सकता है एक दफ़ा फिर, क्योंकि इंडिया का मोरल डाउन हो गया दोनों टेस्ट मैच हारने के बाद। फिर जैसे आप कह रहे हैं कि जो सुनने में आ रहा है, और वाकई भी पॉसिबिलिटी भी है कि जसप्रीत बुमराह हो सकता है बैठ जाए, क्योंकि अगर आगे 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ आ रही है तो जसप्रीत बुमराह अगर फास्ट बॉलिंग अटैक में नहीं होंगे तो फास्ट बॉलिंग अटैक लूज़ हो जाएगा। और स्पिनर का मसला ये चल रहा है कि स्पिनर में वाशिंगटन सुंदर ने तो बेहतर गेंद किया था, लेकिन दूसरे 2 स्पिनर ने बेहतर गेंद नहीं किया था। अगर उनको रिप्लेस करके कुलदीप को लाते हैं तो बैटिंग थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। कुलदीप भी अनफिट है तो अच्छा, कुलदीप भी अनफिट है तो ज़ाहिर है फिर अक्षर से जा सकते हैं, लेकिन अक्षर के से जाएंगे नहीं, क्योंकि वो अक्षर जिस तरीके से गेंद करते हैं वो भी सीधा सीधा गेंद करते हैं। तो मतलब ज़्यादा चांस है टीम तो यही खेलेगी। अब सरफराज और केएल राहुल, तो आपके लिहाज से कौन खेलेगा कल के मैच में? ज़्यादा चांस है केएल राहुल। अच्छा, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है एक बार फिर सरफराज से जाएंगे, सरफराज को फिर मौका देंगे। अगर सरफराज फिर ना चले तो फिर जो ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच होगा उसके लिए केएल राहुल होंगे। तो देखते हैं व्यूवर्स, एक दिन का जस्ट गैप है, उसके बाद मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक जो हमारी इसके ऊपर डिस्कशन है वो यही है कि जो पिच है वो ऐसी होगी कि इसमें बैटर्स के लिए मदद होगी अर्ली ऑन, और जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करेगी उसमें स्पिन के लिए मदद आती चली जाएगी। और इंडिया के लिए ये देखना है कि इंडिया 3 स्पिनर और 2 फास्ट से ज़्यादा चांस जाएगा, और हो सकता है कि वो जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दें आगे आने वाली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए। और न्यूजीलैंड का ज़्यादा जहाँ तक चांस है, हो सकता है वो 3 फास्ट से जाएँ और 2 स्पिनर से जाएँ। और जो अभी तक मुंबई का रिकॉर्ड रहा है उसमें टीम जो भी टॉस जीती है वो बैटिंग फर्स्ट करेगी, क्योंकि 4th इनिंग्स खेलना बहुत मुश्किल है। इंडिया ने 107 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया डिफेंड किया था मुंबई में, तो ऑस्ट्रेलिया 4th इनिंग में 107 नहीं कर सकी थी। मुरली कार्तिक 6 या 7 विकेट ले गए थे। तो इसीलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी वो प्रेफर करेगी कि वो बैटिंग फर्स्ट करे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि अगर इंडिया ये टेस्ट मैच लूज़ कर गया तो फिर इंडिया आलमोस्ट समझे कि वो WTC वर्ल्ड कप से आउट, WTC जो फाइनल है उससे आउट हो गया। तो इसलिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, और न्यूजीलैंड के लिए भी डेफिनेटली, क्योंकि न्यूजीलैंड इस पोजीशन में है कि वो कोई मैच लूज़ नहीं कर सकता। अगर वो लूज़ करेगा तो वो भी WTC से आउट हो जाएगा। तो इसीलिए एक जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्त बैटल देखने को मिलेगी एक दफ़ा फिर। और न्यूजीलैंड को जो एज है वो है उसका प्रीवियस रिकॉर्ड, जो दोनों मैचेस में उन्होंने अच्छा खेला है। इंडिया को एज ये है कि इंडिया ने लास्ट टाइम जब न्यूजीलैंड से एनकाउंटर हुआ था मुंबई में तो इंडिया ने मैच जीता था और बड़ा इजी जीता था। तो देखते हैं व्यूवर्स क्या होता है। कल जब आपसे मुलाकात होगी फिर डिस्कशन होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।